चेयरमैन साहब, चूँकि जब से हमारा चीफ मिनिस्टर साहब की नॉमिनेशन हुई, उनका इलेक्शन हुआ, तो मैंने बात नहीं की। मैं उनको मुबारकबाद भी ऑन रिकॉर्ड नहीं दे सका। तो सबसे पहले तो मैं अपने कायद, अपने मुर्शिद जनाब इमरान खान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने एक मिडल क्लास और यंग हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का इंतखाब किया। और इससे भी ज़्यादा मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने कबायली अज़ला जो कि इंतहाई महरूमी का शिकार थे, जो उनके साथ इस रियासत का रवैया था, तो उनकी इस एहसासी महरूमी को का थोड़ा बहुत मदावा और अजाले के लिए इनका नॉमिनेशन जो है वो वक्त की ज़रूरत थी। तो मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने न्यूली चीफ मिनिस्टर साहब को कि जिन्होंने ऑफिस संभाला। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस सूबे को बेहतरीन तरीके से इसके इंतज़ामात को चलाएंगे। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, उनकी नॉमिनेशन के बाद जो ड्रामा रचाया गया, जो रवैया रवा रखा गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाइशी लोग को मदऊ किया गया, पूरे पाकिस्तान, पंजाब और सिंध से प्रेस रिलेटेड लोग, और उसमें काफ़ी हद तक अमेज़ बातें की गई, जिसके ऊपर मैं उसके तमाम तो नहीं लेकिन उसके चीदा नुकात के ऊपर मैं वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। जनाब स्पीकर, एक तो सोहेल अफरीदी साहब की नॉमिनेशन, ये वाहिद पार्टी है जहाँ पे आम आदमी ये सोच सकता है कि मैं भी एक अच्छे मकाम तक पहुँच सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूँ। ये आपको पाकिस्तान की बाकी पार्टियों में इस तरह की मिसाल मेरे ख्याल में नहीं मिलेगी इन 78 सालों में, जो कि बुनियादी तौर पे अपने आप को तो जमहूरी पार्टियाँ कहती हैं, लेकिन आप और हमने देखा कि वो मखसूस ख़ानदानों तक महदूद होकर रहीं। चाहे उस पार्टी की बागदौड़ हो, चाहे मेन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हो, उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ मेरिट उनकी ख़ानदानी एफिलिएशन होती है। जनाब स्पीकर, उन डीजी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को टारगेट किया गया और सबसे पहले बोला गया कि हमें इस तरह की डिसीजन जो है वो काबिल कबूल नहीं। तो मेरे ख्याल में एक इदारा और एक इदारे में एक झेली इदारा, उसको आईन और कानून कभी भी इजाज़त नहीं देता कि वो सियासी मुदाखलत करे, लेकिन बदकिस्मती से इन 78 सालों में उनकी इसी सियासी मुदाखलत की वजह से आज हम इस नेज के ऊपर हैं कि आज आपका प्राइम मिनिस्टर उस अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने, उस इजरायली जुल्म सितम के सामने जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर हैं, और उनके सामने जो शर्मनाक बातें उन्होंने की, उनकी तारीफी गढ़ी, उनको नॉमिनेट किया गया नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो मेरे ख्याल में इस नहज तक पहुंचाने में इन्हीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले लोगों के इदारे का पूरा अमल दखल और किरदार है। जनाब स्पीकर, इन्हीं लोगों ने इस मुल्क में फरमाइशी और इस तरीके की सियासी क़यादत जो है वो सामने आने दी, जो कि बेसिकली कारोबारी लोग थे,
लेकिन इस मुल्क के ऊपर पार्टियों के नाम पे, जमहूरियत के नाम पे अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया और आज आपका मुल्क कहाँ खड़ा है ये आप सब जानते हैं बखूबी। जनाब स्पीकर, बैड गवर्नेंस की बात की गई कि पंजाब और सिंध में तो अमन व अमान है और खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला में जो बदअमनी है, तो यहाँ पे तासुर दिया गया कि पीडीआई की गवर्नमेंट है, इन्हीं की वजह से, इन्हीं की बैड गवर्नेंस की वजह से लॉ एंड ऑर्डर और अमन व अमान का मामला यहाँ पे बना हुआ है। जनाब चेयरमैन साहब, अमन व अमान का मामला, कबायली बेल्ट आप देख लें, इनकी डालरी जंगों से पहले यहां पे कोई फौज नहीं होती थी। ये सूबा और खास तौर पे कबायली अजला के लोग इस बॉर्डर के, इस पोरस बॉर्डर के जो है वो जामिन थे अमन के, वो बगैर किसी कंसिडरेशन के हमारे सिपाही थे, हमारे आर्मी थे। लेकिन बदकिस्मती से फिर अफगान वार शुरू हुई 79 में। ये कहते हैं कि हमें ये ऑपरेशन से रोकते हैं, ये तासुर दिया जा रहा है कि ये इनकी तरफ से इंसर्जेंट को सपोर्ट किया जा रहा है, ये उनके सपोर्टर हैं इसलिए हमें ऑपरेशन से रोकते हैं। हम उनको इसलिए ऑपरेशन से रोकते हैं कि आपका जर्नल ऑन रिकॉर्ड है कि वो अमेरिका से कहता है जब उनको $500 मिलियन की ऑफर होती है अफगान वार में, तो वो कहता है कि इट्स पीनट्स इन अ पैकेट, ये बहुत कम है, इसके एवज हम नहीं लड़ सकते आपके लिए, आप इसको बढ़ाएं। जनाब चेयरमैन साहब, फिर ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि वो बोली थोड़ी बढ़ाई गई, वो 500 मिलियन से $5 अरब उस टाइम की गई। फिर हम बखुशी उनकी जंगों में जो है वो कूद पड़े और हमने क्या किरदार अदा किया, हमने कबायली अजला और पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के साथ क्या किया। यहाँ पे मशरूम ग्रोथ हुई मदारिस की, यहाँ पे ट्रेनिंग की गई हजारों लाखों की तादाद में, और ये तो मेरे ख्याल में सारा कुछ रिकॉर्ड पे है और अमेरिकन भी इनको जानते हैं। जनाब स्पीकर, हम क्यों ऑपरेशन के खिलाफ हैं? जब आपका एक जनरल एक फोन कॉल के ऊपर ढेर हो जाता है और मेरी पख्तून बेल्ट के ऊपर वो जंग मुसल्लत कर लेता है। हम इसलिए ऑपरेशन के खिलाफ हैं कि ये पुरअमन इलाके को जानबूझ के आपने स्ट्रेटेजिक एसेट करार दिया, इनमें जो आपने मखसूस लोगों को क्रिएट किया, इस इलाके को आपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ करार दिया। हम ऑपरेशन के इसलिए खिलाफ हैं कि आपका जनरल मुशर्रफ जो एक कॉल के ऊपर ढेर हुआ था, वो रिकॉर्ड में लिखता है कि हमने सैकड़ों पाकिस्तानी और पख्तून और कबायली नौजवान वो अमेरिका के हवाले किए और उसके वीजा में लाखों करोड़ों डॉलर मिले। जनाब चेयरमैन साहब, आज ये हमें ताना दे रहे हैं कि आप लोगों ने पुलिस को स्ट्रेंथन नहीं किया। हमने आपके ऊपर एहसान किया था, आपको एनएफसी का 1% एडिशनल शेयर दिया था, आपने वो पुलिस के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। हालांकि जनाब चेयरमैन, आप इस बात के गवाह हैं, मैं कैबिनेट मेंबर, एज अ कैबिनेट मेंबर इस बात का गवाह हूं, करंट कैबिनेट में जो पुलिस के ऊपर इन्वेस्ट किया गया वो एक डिपार्टमेंट के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया गया। इवन मैं दावे से कह सकता हूं। जनाब चेयरमैन साहब, दूसरी तरफ आप देख लें, कबायली अजला को इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली तो पार्शली मर्जर किया हुआ है हमारे सूबे के साथ, लेकिन फाइनेंशियली
वो टिल डेट मर्ज नहीं हुई। मेरे कबायली अजला का हक जो है एनएफसी में, जो कि 4.64% बनता है, जो कि सिर्फ 2024-25 फाइनेंशियल ईयर, 1 फाइनेंशियल ईयर का जो 360 अरब से ज्यादा बनता है, वो पंजाब और इस्लामाबाद और बाकी इलाकों में लगता है। इसलिए जब हम अडियाला जाते हैं तो 1 महीने बाद जब हम दोबारा जाते हैं तो वहां पे नए नए फ्लाईओवर, अंडरपासेस और नए नए रोड दोबारा बनते होते हैं। और दूसरी तरफ मेरा ये हक खाया जा रहा है और बड़ी डटाई से खाया जा रहा है, और हमें ताना 1% का दिया जा रहा है। जनाब स्पीकर, ये कहा जा रहा है कि पंजाब और सिंध में अमन है। एक तरफ यहाँ पे हमारे पुलिस और सीटीडी का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमारी शहादतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, चंद दिन की बात है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का एक एसएसपी जुबैर अफरीदी साहब, असद जुबैर अफरीदी साहब हंगू में शहीद हुए। उनसे एक दिन पहले इस्लामाबाद में एक एसएसपी साहब जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। आप मुआवजा कर लें, आप मीडिया कवरेज का मुआवजा कर लें, आप उनको प्रोटोकॉल देने का मुआवजा कर लें। जनाब स्पीकर, इस रियासत में छोटे सूबे को ये तासुर दिया जा रहा है कि आपका खून बड़ा सस्ता है। जनाब चेयरमैन साहब, इसके बाद में आता हूं, डीजीएसपीआर साहब ने यह कहा कि गवर्नेंस का इशू है। हालांकि कबायली अजला इन 78 साल में 72 साल वो विफाक के पास थे। ये सवाल तो हमारा बनता है कि गवर्नेंस का इशू क्यों है। 72 साल कबायली अजला आपके पास थे। आज भी मेरे इलाके में, जो मेरे साथ एफआर कोहाट है मेरे हल्के में, आप यकीन करें 2007-8 में वहां पे प्राइमरी स्कूल जो बमों से उड़ाए गए थे, आज भी वो खस्ता हाल और उसका गंद पड़ा हुआ है और वो दोबारा रिकंस्ट्रक्ट नहीं हुए। सिर्फ इमरान खान के दौर में कबायली अजला को एआईपी और पीएसडीपी के मद में पैसे आए। उसके बाद इन्होंने एआईपी के जितने भी प्रोजेक्ट थे वो रोक रखे हैं। जनाब स्पीकर, कबायली अजला के साथ सियासत की जा रही है। उन लोगों के साथ सियासत की जा रही है जो आपके बिना किसी एवज के आपके सिपाही थे, आपका बॉर्डर उन्होंने संभाला था, जिनको आपने इंटरनेशनल पावर्स और उनके इंटरेस्ट के दरमियान ईंधन बनाया हुआ है। जनाब स्पीकर, डीजीएसपीआर साहब की तरफ से बात की गई इल्लीगल स्पेक्ट्रम की, कि उन असबाब को खत्म करने की जरूरत है जो कि दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते हैं। तो हमारा सवाल है कि बलूचिस्तान में आपकी 40 साल से आपकी इंस्टॉल गवर्नमेंट्स हैं, सबसे ज्यादा पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का अगर आप मुवाजना करें तो इल्लीगल स्पेक्ट्रम जो है वो बलूचिस्तान में है। वहां पे तो आप लोगों की हुकूमत है, वहां पे बॉर्डर्स आपके कंट्रोल में है, वहां से पूरे मुल्क में क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल की स्मगलिंग होती है। उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? वहां से नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की स्मगलिंग होती है, वो उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? मेरा सवाल है कि 40 साल से आपकी इंस्टॉल गवर्नमेंट है, वहां पे क्यों आप अमन नहीं ला सके, बल्कि उसको खराब किया? उसकी वजह यह है कि बूटो के दौर में वहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को इसी तरह घर भेजा गया रातों रात। जनाब चेयरमैन साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को
अपने कायद से मिलने नहीं दिया जा रहा, जो कि बड़ा शर्मनाक है, बड़ा अफसोसनाक है। हमने तमाम चैनल इस्तेमाल किए, हमने अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बदकिस्मती से 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो थोड़ा बहुत हमारा इंसाफ और अदल का निज़ाम था, उसका जनाजा भी इन्होंने निकाल दिया। आज अदालतें इतनी मफलूज हैं कि वो मेरे चीफ मिनिस्टर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को हुक्मनामा दे देती हैं, उनको डिसीजन दे देती हैं कि इनकी मुलाकात करवाएं, लेकिन उसको डिसऑनर किया जा रहा है, उसको बूटों और जूतों की नोक के ऊपर रखा जा रहा है। जनाब स्पीकर, उनको उनकी औकात दिखाई जा रही हैं। जनाब चेयरमैन साहब, अब आते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी डिबेट्स हुई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। यहाँ पे हमारे स्पीकर साहब की चेयरमैनशिप में एक कमेटी भी कंस्टिट्यूट हुई, जिसकी अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है। कल उसकी पहली सेशन, उसका पहला सेशन होने जा रहा है। मैं वेलकम करता हूँ। उसमें 33 मेंबर्स हैं हमारे प्रोविंशियल हाउस के, और इंशाअल्लाह हम जितनी भी इस ऑपरेशन या इस मामलात के लोग हैं उनको यहाँ पे कॉल करेंगे, उनसे जवाब तलब करेंगे, वो हमें ऑन बोर्ड लेंगे इन ऑपरेशन और इन मामलात में, वो हमें ऑन बोर्ड लेंगे, यहाँ वो हमें जवाबात देंगे। हम उनसे सख्त तलख सवालात जरूर करेंगे कि इमरान खान के 3-3.5 साल दौर में ये लोग कहाँ पे चले गए थे। आया जमीन इनको निकल गई थी कि अचानक अभी उगल रही है। आप तो एक तरफ दावा करते हैं कि अफगान वार में हमने 3 घंटों में 37-35 पोस्ट जो है वो काबू कर लिए हैं, कब्जा कर लिए हैं, और दूसरी तरफ आपसे चंद सैकड़ों लोग जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो ये हमें सारे जवाबात का जवाब भी देंगे, हमें मुतमईन भी करेंगे। कोई एक इदारा जो है वो ये फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि अमन व अमान जो है वो सूबे का डोमेन है, ये सूबे का इख्तियार है। इस हाउस को इंशाल्लाह हम फ़ाल करके दिखाएंगे, वो हमसे इजाज़त लेंगे, हमें मुतमईन करेंगे, उसके बाद जाके तो इसके ऊपर फैसला हो सकता है कि ऑपरेशन होगा या क्या तरीक़ेकार इख्तियार होगा। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आखिर में इजराइल की रिकॉग्निशन और इब्राहिम एकॉर्ड के बारे में जो ये मामला चल रहे हैं, जो हमारा रियासत दबे अल्फाजों में एक किस्म से वो इंस्टॉल गवर्नमेंट, लेकिन हम उनको कसूरवार नहीं ठहराते, वो बेचारे मजबूर हैं, उनके ऊपर 300 केसेस हैं। अगर वो लेफ्ट राइट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके 300 केसेस जो हैं वो खुल जाते हैं। उनके पीछे जो ताकतें हैं जिन्होंने इजराइल के साथ, उन कातिलों के साथ जिन्होंने फ़लस्तीन में खून की होली खेली और अभी भी टिल डेट वो खेल रहे हैं, इब्राहिम एकॉर्ड या इजराइल की रिकॉग्निशन किसी भी तरीके से वो हमें मंजूर नहीं है। फ़लस्तीन की रिकॉग्निशन आप देख लें जनाब चेयरमैन साहब, जब तक इस ग्लोब में, इस दुनिया में ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो यूनाइटेड नेशन बनी, जो उसके झेली इदारे बने, जो सिक्योरिटी काउंसिल उसकी बनी, WTO और मुख्तलिफ उसके जो इदाराजात हैं वो बने, जब तक ये दुनिया मिलके उसको तहलील नहीं कर पाती और एक बैलेंस और इक्विटेबल निज़ाम
इस दुनिया में नहीं आ जाता, इस दुनिया में कभी अमन नहीं आने वाला। आप देख लें कि फलस्तीन को 158 ममालिक आउट ऑफ 193 कंट्रीज जो हैं वो रिकॉग्नाइज कर लेती हैं। इवन आपके वीटो पावर्स, 5 वीटो पावर्स में 4 अगर उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन एक शर्मनाक इल्यूमिनाटी मुल्क यूएसए, जो कि शैतानी दज्जाली कुव्वतों की बुनियाद के ऊपर वजूद में आया, जिसकी शवाहिद मौजूद है, अगर वो एक जो कि वीटो करता आ रहा है, अगर वो ना चाहे, अगर एक वीटो पावर ना चाहे, तो दुनिया के 193 ममालिक में से 192 भी अगर रिकॉग्नाइज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब चेयरमैन साहब, इस दुनिया को एक बैलेंस ग्लोबल फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत है, जो वक्त की ज़रूरत है, जिसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं रशिया को, चाइना को, कि वो इन डॉलर के मुकाबले में वो तगोदू कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह इस मुल्क को, इस दुनिया को एक नया पॉलिटिकल, ग्लोबल पॉलिटिकल और इक्विटेबल पॉलिटिकल निज़ाम जो है वो मिलेगा। और जब तक ये पेट्रो डॉलर की डिपेंडेंसी के ऊपर पूरा दुनिया होगा, ये दुनिया कभी भी अमन का गहवारा नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। मैं एक दफ़ा फिर चेयरमैन साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।